डॉक्टर जाकिर नाइक, सदगुरु और अमोघ लीला प्रभु ये तीन अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, लेकिन इनकी मिस्टेक्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। इनकी सिमिलर मिस्टेक्स होने का एक रीजन ये हो सकता है कि ये तीनों ही या तो स्पिरिचुअल क्लेम्स करते हैं या फिर गॉड रिलेटेड क्लेम्स करते हैं। इन तीनों का ही कंटेंट बहुत डिटेल में स्टडी करने के बाद मैंने ये पाया कि या तो ये साइंटिफिक एरर्स करते हैं, फैक्चुअल एरर्स करते हैं या फिर फिलोसॉफिकल एरर्स करते हैं। तो क्या है ये एरर्स और फैलेसीज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं की खुद ही की क्लिप से कि कहाँ ये लोग एरर्स कर देते हैं और उन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे किया जाए। अगर विज्ञान की बात करें, विज्ञान ने हमेशा अपने आप को गलत साबित किया है। Today there is substantial scientific evidence to show that water has tremendous memory. उससे मॉडर्न साइंस कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे चेतना की केमिकल रिएक्शन बताइए, केमिकल कंपोजिशन। चेतना नाइट्रेट। Because only what you perceive is real. The rest is all made up in your head. एक डिस्क्लेमर यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा कि मेरे कोई भी क्लेम्स इनके अगेंस्ट पर्सनल क्लेम्स नहीं है और मैं यहाँ पे सिर्फ साइंटिफिक और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहता हूँ। सूडो साइंटिफिक क्लेम्स ऐसे क्लेम्स होते हैं जो सुनने में और देखने में तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक लगते हैं, लेकिन उनका साइंस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। स्टार्ट करेंगे हम डॉक्टर जाकिर नाइक के इस क्लिप से। जैसे हम जानते हैं स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, सॉलिड, प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये जरूरी है, मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। इस वीडियो क्लिप में डॉक्टर जाकिर नाइक एक एथीस्ट को गॉड की एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे हैं और वो एक एनालॉजी के थ्रू इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि एक नॉन फिजिकल सब्सटेंस भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर हम उसको लॉजिकली सोचे तो। इसमें वो एग्जांपल देते हैं प्लाज्मा का, जो कि 4th स्टेट ऑफ मैटर है। लेकिन इसमें ये बहुत बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि ये प्लाज्मा को और वैक्यूम को एक ही चीज मान लेते हैं, बल्कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लाज्मा एक्चुअली वैक्यूम नहीं होता, बट वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक और बड़ी मिस्टेक इन्होंने इस क्लिप में ये कमिट की है कि ये प्लाज्मा को नॉन फिजिकल सब्सटेंस बोल देते हैं। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ये पता चलता है कि प्लाज्मा एक आयनाइज्ड गैस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन भले ही बहुत छोटा होता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ स्पेस तो एक्वायर करता ही है। और भले ही इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, जो कि 10⁻⁻31 kgs के आसपास भी चला जाता है, पर फिर भी उसका मास कुछ ना कुछ तो होता ही है। और हमने 6-7 स्टैंडर्ड की बेसिक साइंस में ये पढ़ा है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो प्लाज्मा एक्चुअली एक फिजिकल सब्सटेंस ही होता है और डॉक्टर जाकिर नाइक यहाँ पर ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो प्लाज्मा को एक नॉन फिजिकल सब्सटेंस की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम नॉन फिजिकल चीजों की एग्जिस्टेंस भी लॉजिक के थ्रू प्रूव करते हैं, जैसा कि मेटाफिजिक्स में बहुत टाइम से होता आ रहा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्लिप पर। चांद जो है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी? रिफ्लेक्टेड है। कभी पता चला? 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले। उस पर बहस नहीं करेंगे। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले लिखा है, सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25, सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक इस क्लिप में ये क्लेम करते हैं कि मून की लाइट रिफ्लेक्टेड होती है। ये फैक्ट हमें पता चला कुछ 1500 साल पहले जब इस्लाम की फाउंडेशन हुई थी, लेकिन ये फैक्चुअली बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि फिलोसोफर एनाक्सागोरस ने इसको बहुत साल पहले प्रेडिक्ट कर लिया था और तब तो क्रिश्चियनिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एनाक्सागोरस ग्रीक में रहने वाले एक प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर थे, तो सोचो सोक्रेटिस से भी पहले आए थे वो। अब हम चलते हैं अगली क्लिप के ऊपर, जिसमें मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि क्या होती है एक लॉजिकल फैलेसी। एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार तो इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है, तो क्या जवाब रहेगा आपका? बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो। अब इस क्लिप के पहले पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी होगी और मुझे भी नहीं लगी, क्योंकि ये क्लेम बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन प्रॉब्लम है इसके सेकंड पार्ट में, जो हम अब देखने वाले हैं। तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने, जो क्रिएटर है। हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस वीडियो में एक एथीस्ट को प्रूव कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया, क्रिएटर आर्ग्यूमेंट, कि जैसे अगर हम कार को देखते हैं तो कार को बनाने वाला भी कोई होता है, वैसे ही इस यूनिवर्स को बनाने वाला भी कोई है, और वो अल्लाह है, वो गॉड है, वो ऑलमाइटी है। लेकिन वो इस आर्ग्यूमेंट में एक बहुत बड़ी फैलेसी कमिट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी। बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी के अकॉर्डिंग हम जो चीज प्रूव करने निकलते हैं उसी को हम प्रेमिस में काउंट इन कर लेते हैं, जो कि लॉजिकली बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अब इसका एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, और आप कॉन्फिडेंटली बोलो हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, अब मैं आपसे इसका प्रूफ मांगू तो आप बोलो कि गॉड ने बाइबल में इस सेक्शन में इस कोट में लिखा था कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने गॉड की स्टेटमेंट को यूज कर लिया गॉड की ही एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, जो कि लॉजिकली बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है, क्योंकि हम जिस गोल पर पहुंचना चाहते थे उस गोल को मैंने पहले ही अपने प्रेमिस में काउंट इन कर लिया, जो कि हम नहीं कर सकते। अब हम अगली क्लिप के ऊपर चलते हैं, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं कि चोरी करना गलत बात है, ये बिना क्रिएटर या बिना गॉड के प्रूव हो ही नहीं सकता, वो भी लॉजिकली। So logically you cannot prove at all why robbing is bad with all your
science and technology. You cannot prove robbing is bad. अब ऐसा एक आर्ग्यूमेंट मैं बहुत आसानी से दे सकता हूँ और मैं अभी आपको देकर दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए होंगे बस 3 प्रेमिसेस। आर्ग्यूमेंट का पहला प्रेमिस ये है कि रॉबरी इज एन एक्ट दैट पुट्स द वर्ल्ड इन अ वर्स कंडीशन दैन इट प्रीवियसली वाज। आसान शब्दों में समझाऊं तो अगर एक चोर ने 6 लोगों की चोरी करी तो 6 लोग सैड हो गए और एक इंसान हैप्पी हो गया। और जैसी कि ये सिचुएशन मैथमेटिकली दिख रही है कि ज्यादा लोग सैड हो गए और एक इंसान हैप्पी हो गया, तो अगर हम इन 7 लोगों की ओवरऑल हैप्पीनेस देखें तो ये बिल्कुल नेगेटिव में जाएगी और ओवरऑल सैडनेस देखें तो वो ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि वर्ल्ड जितना पहले हैप्पी था उससे अब कम हैप्पी है। अब आर्ग्यूमेंट का दूसरा प्रेमिस ये कहता है कि इफ द वर्ल्ड बिकम्स अ वर्स प्लेस इट इज वर्स फॉर द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड। आसान शब्दों में समझाऊं तो अगर वर्ल्ड सैड हो गया है तो वो उन सब लोगों के लिए सैड हो गया जो उस वर्ल्ड में रहते हैं। अब तीसरा प्रेमिस यहाँ पर आता है जो कि कहता है कि द रॉबर लिव्स इन द वर्ल्ड। अब ये एक बहुत ही आसान प्रेमिस है जिसमें मैं बोल रहा हूँ वो चोर जिसने उन 6 लोगों की चोरी करी वो उसी वर्ल्ड में रहता है जो पहले से ज्यादा सैड हो गया है। तो इन 3 प्रेमिसेस से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ हेंस रॉबरी इज बैड फॉर द रॉबर। अगर आपको ये आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आया तो इस आर्ग्यूमेंट का एक बार फ्लो देख लीजिए और आपको ध्यान से देखने पे आर्ग्यूमेंट समझ में आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं सदगुरु की, जिनके क्लेम्स में मेरे को बहुत ज्यादा सूडो साइंस और अनसाइंटिफिक बातें लगी। ऑल दो साइंस इज डोप नाम के चैनल पर प्रणव ने सदगुरु के क्रिटिकल बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, पर इस वीडियो में मैं हिंदी में सूडो साइंटिफिक क्लेम्स सदगुरु के डीबंक करने वाला हूं। सदगुरु का सबसे पहला क्लेम है कि वाटर के पास मेमोरी होती है, यानी कि H2O हैज मेमोरी। आइए सुनते हैं। Today there is substantial scientific evidence to show that water has tremendous memory. If you just generate a thought looking at the water, the molecular structure of the water will change. Just a look, the molecular structure of the water will change. If you touch it, it will change. अब जिस सब्सटैंशियल साइंटिफिक एविडेंस की बात सदगुरु इस वीडियो में कर रहे हैं, मेरे को वो सब्सटैंशियल एविडेंस इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिला। मैंने बहुत सारे एकेडमिक पेपर्स खोजे पर उसमें मेरे को ये क्लेम कहीं भी नहीं दिखा। पर हाँ, मेरे को एक जनरल इन्फॉर्मेशन जरूर दिखी कि ये जो वाटर मेमोरी के क्लेम्स है बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक है और जनरली साइंटिफिक कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। वाटर मेमोरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था जैक बेनवेनिस्टे ने, जिन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पानी में थोड़ी सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिलाई और उस पानी को बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया और एक्सपेरिमेंट करके ये शो कर दिया कि उस पानी में उस होम्योपैथिक मेडिसिन के ट्रेसेस अभी भी पाए जा सकते हैं। यानी कि पानी वो चीज याद रखता है कि उसके अंदर क्या मिलाया जाता है। लेकिन क्या ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था? नहीं, क्योंकि बेनवेनिस्टे के बाद जब भी पीयर रिव्यू के लिए इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म किया गया तो कंट्रोल कंडीशंस के अंदर ये एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं और बिना पीयर रिव्यू के कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही पास ऑन नहीं हो जाता। लेकिन उस टाइम बेनवेनिस्टे की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा थी और इसलिए नेचर नाम की एक साइंटिफिक जर्नल ने उनके आर्टिकल को पब्लिश कर दिया। लेकिन जब बाकी साइंटिस्ट ने इस आर्टिकल को पढ़ा तो उन्होंने इस पे टेस्ट करने का सोचा और बार बार टेस्ट करने के बाद ये क्लियर हो गया कि बेनवेनिस्टे का रिजल्ट दोबारा से अचीव नहीं किया जा सकता। और इस टेस्ट को करते वक्त का लाइव ट्रांसक्रिप्ट भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। बाद में बेनवेनिस्टे को टोटली अनसाइंटिफिक क्लेम्स देने के लिए अक्यूज कर दिया गया। ध्यान रखा जाए कि साइंटिफिक कम्युनिटी में किसी भी एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो चीज ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं हो जाती, वो पीयर रिव्यू से पास होती है। अगर वो पीयर रिव्यू और पीयर एक्सपेरिमेंट से पास नहीं होती तो वो जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब हम चलते हैं अगली क्लिप के ऊपर। You know, there's a North Pole and a South Pole. This means these are the magnetic centers. And you also know the whole land masses, whole continents have been slowly being pulled towards the north. They've been traveling because the magnetic pull of the North Pole is slowly pulling all the land masses upward. So such a huge magnetic pull where the continents are moving up, that kind of magnetic pull is constantly in enforcement across the globe. अभी जो आपने देखा वो था इस क्लिप का फर्स्ट पार्ट जिसमें सदगुरु क्लेम करते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक पुल की वजह से सारे लैंड मासेस नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हाँ, कॉन्टिनेंट्स कुछ डायरेक्शंस में ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं पर वो मैग्नेटिक पुल की वजह से बिल्कुल भी नहीं है, वो है अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। आसान शब्दों में ये टेक्टोनिक प्लेट्स इसलिए मूव कर रही हैं क्योंकि अर्थ के नीचे बहुत सारा मोल्टन रॉक है और इस मोल्टन रॉक के ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट कर रही हैं और इसी वजह से इनका ग्रेजुअल मूवमेंट आज भी चलता है। So if iron is floating around in your blood and if I put a very powerful magnet to the top of your head, it is possible that slowly blood may start moving in that direction, isn't it? It may start slowly pulling it up because there is elements of iron in the blood. You put your head towards the north, slowly it gets pulled towards your brain. If you put your head to the north and sleep, you could have disturbed sleep, all kinds of dreams happening. If you are in your old age, it is possible that you can have a stroke. अब इस क्लिप के सेकंड पार्ट में सदगुरु ये क्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर आयरन होता है और अगर इसी की वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अपने सर के पास रखूंगा तो मेरा सारा ब्लड जो है मेरे सर की तरफ मूव करने लगेगा। पर ये क्लेम भी फैक्चुअली बिल्कुल गलत है। हमारे ब्लड के अंदर एक्चुअली आयरन एज एन एलिमेंट नहीं होता है, वो हीमोग्लोबिन नाम के कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर आपने स्कूल में बेसिक साइंस भी पढ़ी है तो आपको रियलाइज होगा कि एलिमेंट्स जब एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। यानी कि एक हाइड्रोजन का एलिमेंट और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट जब मिलकर एक वाटर का
कंपाउंड बनाते हैं तो उस वाटर के कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है हाइड्रोजन के इंडिविजुअल और ऑक्सीजन के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती हैं। और इसी तरीके से हीमोग्लोबिन नाम के कंपाउंड में भी आयरन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं और इसी वजह से हीमोग्लोबिन जो है मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है। और एक बात यह है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो आयरन प्रेजेंट है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता तो हम कभी MRI स्कैन्स करवा ही नहीं पाते। अब इसको हम एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू लगभग 25,000 से 65,000 नैनो टेस्लास होती है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। ऑन दी अदर हैंड एक टिपिकल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक वैल्यू भी 0.01 से 0.1 टेस्लास होती है, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक वैल्यू से लगभग 1000 गुना ज्यादा होती है। तो अगर मैग्नेट सच में हमारी बॉडी के आयरन को अट्रैक्ट कर सकता तो हो सकता है मैग्नेट मेरे शरीर पर चिपक जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। But if it goes beyond the perception of the five senses, but still it is physical in nature, we call it sukshma. So when you enter into sukshma, it is still physical, but you are not able to grasp it. Do what you want, you cannot grasp it through five senses, nor can you analyze it through your intellect. अब इस क्लिप में सदगुरु कहते हैं कि कुछ ऐसी भी डायमेंशंस होती हैं जहाँ पे चीज फिजिकल तो होती है लेकिन वो हमारे सेंसेस से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती है। लेकिन ये चीज तो बाय डेफिनेशन ही रॉन्ग है, बिकॉज फिजिकल चीज तो वही होती है जो हमारे सेंसेस से ग्रास्प हो जाए इजीली। अब ये स्टेटमेंट मेरे को बहुत ज्यादा वेग इसलिए भी लगी क्योंकि अपने ही एक दूसरे वीडियो में सदगुरु ऐसी चीजों को बहुत ही ज्यादा अनरियल या फिर जस्ट अ क्रिएशन ऑफ द माइंड कह देते हैं। The whole system of yoga. There are no concepts, there are no philosophies, there are no ideologies, there are no belief systems. Only methods to enhance your perception. Because only what you perceive is real. The rest is all made up in your head. अब अगले जो इंसान है जिनकी हम क्लिप देखने वाले हैं उनका नाम है अमोघ लीला प्रभु, और मैं पहले से ये भी बोल देना चाहता हूँ कि इनके अगेंस्ट मेरे कोई पर्सनल व्यूज नहीं है क्योंकि मैं खुद एक अद्वैत वेदांता का स्टूडेंट हूँ। तो आइए पहली क्लिप देखते हैं। अगर विज्ञान की बात करें, विज्ञान ने हमेशा अपने आप को गलत साबित किया है। पहले वैसा था, वो पहले ना गलत था, अब ये सही है। जैसे आपने स्कूल में पढ़ी होगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस क्लिप में अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं कि साइंस अपने ही चीजों को गलत प्रूव कर देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। साइंस एक सेल्फ करेक्टिंग एंटरप्राइज है और साइंस ये टोटली एक्सेप्ट करता है कि पहले जो चीजें बोली गई थी अगर हम उसको करेक्ट कर सकते हैं तो वो बिल्कुल सही तरीका है साइंस करने का। यानी कि अगर अभी हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है और रिगुलर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि एक 6th स्टेट ऑफ मैटर भी है तो हम उसको रेडिली एक्सेप्ट कर लेंगे रादर देन ये बोलने के कि हम पहले सब कुछ गलत करते आए थे। ये साइंस का इनहेरेंट नेचर होता है। अब हम चलते हैं अगली क्लिप के ऊपर। तो इससे मॉडर्न साइंस कई चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे चेतना की केमिकल रिएक्शन बताइए, केमिकल कंपोजिशन, चेतना नाइट्रेट। सो साइंस कई चीजें प्रूव नहीं कर सकती। अब इस क्लिप में अमोघ लीला प्रभु जी बोलते हैं कि साइंस बहुत सारी चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, जो कि बिल्कुल सही क्लेम है क्योंकि साइंस ने ऐसा करने का कभी दावा ही नहीं किया था। ध्यान रहे कि साइंस सिर्फ उन चीजों पे काम करती है जो इंपेरिकली टेस्टिफाई हो सकती हैं। इंपेरिकल से यहाँ पे मतलब है जो भी चीज हम अपने सेंसेस से टेस्टिफाई कर सकते हैं, और साइंस इस स्टेटमेंट के बिल्कुल ट्रू रहता है। साइंस कभी भी मेटाफिजिकल चीजों के बारे में बात नहीं करता है। तो साइंस वन ऑफ द वेरी फ्यू एंटरप्राइजेस में से है जो अपनी लिमिटेशंस पहले ही ला के प्रेजेंट कर देता है, और तो और जो उसका फील्ड ऑफ स्टडी है यानी कि इंपेरिकल चीजों की स्टडी करना, वो पहले से ही उसको स्पेसिफाई कर देता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप इस वीडियो से जरूर कुछ सीखे होंगे, आपने एक आर्गुमेंट फॉर्म करना सीख लिया होगा, और आई होप आपको इस चीज का फर्क पता चल गया होगा कि साइंटिफिक चीज और सूडो साइंटिफिक चीज में क्या फर्क होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू एंड कीप थिंकिंग।